नेक्स्ट है चैप्टर 20। चैप्टर 20 में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और सूची 2 में उसकी विशेषता दी गई है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। औद्योगिक चरण 1813 से 1860 तक मुक्त व्यापार का काल था। वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बंबई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बंबई और थाने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे, कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में व्हीटली आयोग 1929 में का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक।
अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी व बंबई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जागीरदारी प्रणाली, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, जमींदारी प्रणाली, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि क्या होती थी? रैयतवाड़ी प्रणाली। और ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, महालवाड़ी प्रणाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। सही है। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भू राजस्व व्यवस्था और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोल्ड। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफ इंस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काश्तकारी अधिनियम और सूची 2 में उसके वर्ष दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक पारित हुआ 1886 में, दक्कन काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1879 में, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 में से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। हरटोक समिति 1929 में, लिंडसे आयोग 1929 में, शप्रू समिति 1934,
सार्जेंट योजना 1944। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग के छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में स्थापना हुई, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्राथमिक कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे? उपयुक्त सभी, यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, यह सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में अनौद्योगिकीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकीकरण यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी 1800 से 1850 तक। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। विलियम वेटिक। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरयत्री के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे? उपयुक्त सभी, यानी ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों के कच्चे माल की आपूर्ति, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह व वायु आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, या सभी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई रिसरा, बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हाश हो गया। यह किसने कहा? बुकानन ने कहा। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? आरसी दत्त। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? जॉन सुलिवान की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस की कराची अधिवेशन मार्च 1931 में के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुमेलित कीजिए सूची 1 अकाल से संबंधित आयोग और सूची 2 में गवर्नर जनरल कौन थे, वह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। स्ट्रेची आयोग 1880 में आया लॉर्ड लिटन के समय। लियाल आयोग 1897 लॉर्ड एल्गिन के समय। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय। वुडहेड आयोग शुरू हुआ 1943-44 में लॉर्ड वेवेल के समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा? बंगाल। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, कोयला, लोहा व इस्पात और सूती कपड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी फैमिन कोड कब प्रचारित किया?
1883 में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? लॉर्ड मार्क्स का। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन की निकास। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थविदों में शामिल है दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह, यह सभी शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 ईस्वी में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संघटक थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। यह सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वेल्सली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्यों की? यह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा।